सोचिए 2 दिसंबर 1984 की रात, भारत के बिल्कुल बीच में भोपाल शहर। सब कुछ शांत है, लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं। सड़कें खाली, कोई शोर नहीं, एक आम रात की तरह। लेकिन उसी खामोशी में एक ऐसी तबाही धीरे धीरे सांस ले रही थी जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। देखिए, ये कोई जंग नहीं थी, आसमान से कोई बम नहीं गिरा था। नहीं, ये एक अलग ही तरह की दहशत थी। एक ऐसा दुश्मन जो दिखाई नहीं देता, एक जहर जो चुपके से हवा में घुल गया और उसने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इतिहास इस काली रात को हमेशा एक ही नाम से याद रखेगा, भोपाल गैस त्रासदी। तो आखिर हुआ क्या था? चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। भोपाल शहर में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। कीटनाशक बनाती थी। बाहर से देखने में यह शहर का एक हिस्सा ही लगती थी, पर इसके अंदर एक बहुत ही जानलेवा राज दफन था। और वो राज था एक केमिकल जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, शॉर्ट में कहें तो MIC। ये कीटनाशक बनाने के काम आता था। और ये कोई मामूली केमिकल नहीं था, ये बेहद बेहद जहरीला था। कितना जहरीला? बस इतना समझ लीजिए कि हवा में अगर इसकी जरा सी भी मात्रा आ जाए तो वो इंसान की जान लेने के लिए काफी थी। और यही जहर शहर के बीचों बीच भारी मात्रा में रखा हुआ था। अब सवाल यह है कि इतने बड़े खतरे से बचाने के लिए इंतजाम क्या थे? सच तो यह है कि इंतजाम के नाम पर सिर्फ मजाक था। मशीनें पुरानी पड़ चुकी थीं, उनका रख रखाव ठीक से नहीं होता था। पाइप और वाल से लगातार लीकेज होती रहती थी। और सुनिए, जो सबसे जरूरी सेफ्टी अलार्म थे, जो खतरे की घंटी बजा सकते थे, उन्हें जानबूझकर बंद कर दिया गया था। क्यों? ताकि खर्चा बच सके। इसी खर्चे को बचाने के लिए सेफ्टी स्टाफ भी कम कर दिया गया था। मतलब ये एक ऐसी तबाही थी जिसे न्योता दिया जा रहा था, वो बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी। और फिर वो रात आ ही गई। वो रात जब हर एक लापरवाही की कीमत हजारों जिंदगियों को चुकानी पड़ी। अब जो हुआ वो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक था। हुआ ये रात के करीब 10 बजे टैंक नंबर 610, जिसमें 40 टन MIC गैस रखी थी, उसमें कहीं से पानी चला गया। अब जैसे ही पानी MIC से मिला, एक जबरदस्त केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया। देखते ही देखते आधी रात तक टैंक के अंदर का तापमान और दबाव बेकाबू हो गया। वो फटने की कगार पर था। और फिर ठीक रात 1 बजे वो हो गया जिसका डर था। टैंक फट गया और 40 टन जहरीली गैस का एक जायंट क्लाउड, एक बादल, फैक्ट्री से निकलकर सोते हुए भोपाल शहर पर मौत की चादर की तरह फैलने लगा। जो लोग सो रहे थे, उनकी नींद अचानक टूटी। उनकी आंखों में भयानक जलन हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गले में आग लग गई हो। और सबसे डरावनी बात, उनकी सांसें घुट रही थीं। वो गैस हवा से भारी थी, तो वो जमीन के पास रहकर गलियों और घरों में घुस रही थी। हर तरफ भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए अपने घरों से बाहर भागे, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता था कि भागकर जाना कहां है, क्योंकि मौत तो हवा में ही थी। उस मंजर को शब्दों में बताना शायद मुमकिन ही नहीं है। एक मां जो उस रात किसी तरह बच गईं, उनका एक बयान है। वो कहती हैं, मैंने अपने 3 बच्चों को अपनी गोद में मरते देखा। बस ये एक लाइन उस रात के सारे दर्द, सारी बेबसी को समेट लेती है। न जाने कितने परिवार उस रात हमेशा के लिए बिखर गए। अगली सुबह 3 दिसंबर, जब सूरज निकला तो उसने रोशनी नहीं फैलाई, उसने मातम देखा। भोपाल की वो सुबह एक ऐसे शहर की सुबह थी जो सिर्फ एक रात में एक कब्रिस्तान में बदल चुका था। और शहर के अस्पताल, उनकी हालत तो सोच से भी परे थी। वो अस्पताल नहीं रहे थे, वो एक जंग का मैदान बन गए थे, जो लाशों और तड़पते हुए लोगों से पटे पड़े थे। डॉक्टर्स, नर्स, सब के सब बेबस थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि ये जहर कौन सा है, इसका इलाज कैसे करना है। कोई प्रोटोकॉल ही नहीं था। ऑक्सीजन, दवाइयां, सब कुछ ही घंटों में खत्म हो गया। और इससे भी ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि जो लोग दूसरों की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो खुद इस जहर का शिकार बन रहे थे। कई डॉक्टर और स्टाफ भी बीमार पड़ गए। उस तबाही के बाद एक और लंबा और दर्दनाक सफर शुरू हुआ। यह सफर था जवाबदेही तय करने का और इंसाफ की तलाश का। एक ऐसा सफर जो आज इतने सालों बाद भी अधूरा ही लगता है। मौतों के आंकड़ों को भी देख लीजिए, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि हादसे के फौरन बाद करीब 3000 लोग मारे गए, लेकिन जो स्वतंत्र रिपोर्ट हैं, जो एक्टिविस्ट्स हैं, उनका मानना है कि असलियत इससे कई ज्यादा भयानक है। उनके मुताबिक समय के साथ मरने वालों की कुल संख्या 15,000 से 25,000 के बीच थी।
सोचिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो हजारों जिंदगियां हैं जिनकी शायद ठीक से गिनती तक नहीं हुई। और ये नंबर देखिए, 5 लाख से भी ज्यादा। इतने लोग उस जहरीली गैस के सीधे संपर्क में आए। ये वो लोग हैं जो आज भी, इतने दशकों बाद भी, उस जहर के जानलेवा असर के साथ जी रहे हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जिनकी जिंदगी उस एक काली रात ने हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो फिर सवाल वही है, आखिर इस तबाही का जिम्मेदार कौन था? क्या वो कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड, या फैक्ट्री का मैनेजमेंट, या फिर सरकारी सिस्टम की लापरवाही? कौन था जिम्मेदार? जिम्मेदारी की इस कहानी में एक नाम सबसे ऊपर आता है, यूनियन कार्बाइड का अमेरिकी सीईओ वॉरेन एंडरसन। हादसे के बाद वो भारत आया, उसे गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन ये गिरफ्तारी महज एक नाटक साबित हुई। कुछ ही घंटों में उसे जमानत मिल गई और वो बड़े आराम से एक प्लेन में बैठकर देश से फरार हो गया। और उसके बाद वो कभी भारत वापस नहीं आया। अपनी मौत तक उसने कभी मुकदमे का सामना नहीं किया। एंडरसन का इस तरह बच निकलना इस बात का सबसे बड़ा सबूत बन गया कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हजारों लोगों की मौत की जिम्मेदारी से भी साफ बच सकती हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये त्रासदी 1984 में खत्म नहीं हुई। वो गैस तो हवा में घुल गई, लेकिन उसका जहर वो आज भी भोपाल की मिट्टी में है, वहां के पानी में है। इसका नतीजा ये हुआ कि आने वाली पीढ़ियों में भी गंभीर जन्मजात बीमारियां पाई गईं। जो लोग उस रात बच गए, उनमें से कई आज भी कैंसर, अंधापन और सांस की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। सच तो यह है कि हजारों लोगों के लिए 1984 की वो रात आज तक खत्म नहीं हुई है। भोपाल की इस कहानी ने पूरी दुनिया को एक बहुत कड़ा और जरूरी सबक सिखाया। सबक यह है कि औद्योगिक विकास अगर सुरक्षा के बिना हो तो वो विकास नहीं, विनाश बन जाता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये भोपाल की वो कड़वी सच्चाई है जिसकी कीमत हजारों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। और आज भी अगर कोई भोपाल जाए तो वो बंद पड़ी फैक्ट्री वहीं खड़ी है, खामोश, जंग खाती हुई, उस पूरी तबाही के एक स्मारक की तरह। वो आज भी उस काली रात की गवाही देती है, एक ऐसी जगह जहां आज भी इतिहास की वो चीखें महसूस की जा सकती हैं। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या भोपाल त्रासदी में कभी पूरा न्याय मिल पाया? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इंसानी जिंदगी की कीमत क्या होती है और न्याय का असल मतलब क्या है।